बच्चों, हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए इतिहास विषय के लिए हम ये चौथा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वीडियो क्रमांक 004, यानी कि ये आपके लिए चौथा वीडियो है। उसके नीचे दर्ज है पीएलसी सोशल साइंस। ये पश्चिमी सिंहभूम जिले के जितने भी हम लोग सोशल साइंस विषय से जुड़े हुए शिक्षक हैं, वो सोशल साइंस विषय से संबंधित वीडियो आपके लिए तैयार कर रहे हैं। और जहाँ तक इस वीडियो का संदर्भ है, यह वीडियो मैं यानी राकेश कुमार श्रीवास्तव, शिक्षक, आदर्श मध्य विद्यालय बड़ा जामदा, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी हम प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास, इसी में हम कुछ और आगे बढ़ेंगे। इसके पहले इस चैप्टर पे 2 और वीडियो मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। आशा है कि बच्चे उन 2 वीडियो को देख चुके होंगे। बच्चों, शुरुआत में ही मैंने जैसा कि आपके समक्ष यह बात कही थी कि बच्चों, हम लोगों को इतिहास विषय सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ने हैं, बल्कि हमें इस विषय को अच्छी तरह समझना है और इस विषय को हमें गहराई से जानना है और कोशिश करना है कि हम इस विषय के प्रति अपने में रुचि उत्पन्न कर सकें। तो मेरा प्रयास भी यही है कि विषय को मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से, एकदम साधारण भाषा में आपके समक्ष रखूं, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया, इस बात पे विचार किया कि हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय जो है वो क्यों पढ़ते हैं? सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ने का क्या उद्देश्य है? हम लोग इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन विषयों को पढ़कर क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? इस संदर्भ में हम लोगों को एक बार रुक कर सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इन विषयों को पढ़ने का क्या मतलब है, और इन विषयों को पढ़कर आपके अंदर हम किस प्रकार अच्छे मानवीय गुणों को हम ला सकेंगे। बच्चों, जब हम समाज में रहते हैं तो समाज के नियमों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छा व्यक्ति वही है जो समाज में अच्छे आचरण करता है, अच्छे व्यवहार के लिए जाना जाता है। और बच्चों, अच्छा व्यवहार कौन करता है? अच्छा व्यवहार वह करता है जिसको विषयों की अच्छी से अच्छी समझ होती है, जिसे यह पता होता है कि समाज में कौन कौन से नियम हैं जिनको जानना जरूरी है। यदि उसे वे नियम पता हैं तो वह समाज में अच्छा आचरण करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा। बच्चों, समाज में हम बहुत तरह की बुराइयों को देखते हैं, जैसे धार्मिक विवाद होते हैं, जाति पाति की समस्या है, बहुत तरह की चीज़ें हैं समाज में, अस्पृश्यता की समस्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आदर्श आचरण में नहीं गिना जाता है। तो जब हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं तो निश्चय ही उनको पढ़ने के बाद हमारे अंदर अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों, ठीक है, हम लोग इतिहास विषय को पढ़ेंगे, लेकिन एक भूमिका के क्रम में यह बताना बच्चों बहुत ज़रूरी है कि इन विषयों की उपयोगिता क्या है। तो कोशिश यही कीजिए बच्चों कि आपस में जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए। समाज में आपका व्यवहार एक आदर्श व्यवहार के रूप में जाना जाना चाहिए। इससे क्या होगा
कि निश्चय ही हम आगे चलकर एक बढ़िया और बेहतर समाज बना सकेंगे। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी हम पाठ संख्या 1 की बात करेंगे। पाठ का नाम वही है जो पिछले 2 वीडियो में था, यानी आधुनिक काल में भारत का इतिहास। आज हम लोग पृष्ठ संख्या 5 और 6 की चर्चा करेंगे, और वो जो खंड हैं 5 और 6 नंबर पृष्ठ पे, वो है कैसे तय की जाती है अवधियां, और दूसरा है कि औपनिवेशिकता क्या है। तो ये 2 चीजों पर हम विशेष करके आज चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ विशेष शब्दावली को यदि जान लें तो इस पाठ को समझना हमारे लिए आसान होगा। तो ये पहला शब्द है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी जो है अंग्रेजी का शब्द है, और इसकी जो हिंदी है वह है कालक्रम। मतलब इतिहास जो है बच्चों, हम लोग क्रमवार पढ़ते हैं। यदि हम 17वीं शताब्दी की चर्चा कर रहे हैं तो 17वीं शताब्दी के बाद हम 18वीं शताब्दी की चर्चा करेंगे, और उसके बाद 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, फिर पुनः 21वीं शताब्दी की हम चर्चा करेंगे। तो ये एक प्रकार का सीक्वेंस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजी। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कि किसी हम राजवंश की बात कर रहे हैं, जैसे मुगल राजवंश की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हम बाबर की बात पहले करेंगे, तब हम हुमायूं की बात करेंगे, और जब हम हुमायूं की बात कर लेंगे तब हम अकबर की बात करेंगे, और तब जहांगीर की बात करेंगे, तब शाहजहां की बात करेंगे, और तब औरंगजेब की बात करेंगे। तो ये होता है एक सीक्वेंस, एक क्रोनोलॉजी। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इतिहास की समझ उन्हीं लोगों की बेहतर होती है जो क्रोनोलॉजी को समझ पाते हैं। बच्चों, नेक्स्ट देखिए उपनिवेश। ये अगला शब्द है उपनिवेश, जिसकी अंग्रेजी है कॉलोनी। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि जब कोई देश किसी अन्य देश को जीत लेता हो, ठीक है, और उसके संसाधनों का प्रयोग अपने देश के हित में करे। जैसे बच्चों आप ध्यान दीजिए कि 15 अगस्त 1947 के पहले क्या था? उसके पहले अंग्रेजों का भारत पे शासन था, और भारत का जो भी संसाधन था, भारत का जो भी कहना होगा कि जो भी यहाँ का धन दौलत था, उस पर अधिकार किसका था? अंग्रेजों का था, और वे उसका उपयोग जो है अधिक से अधिक अपने देश के हित के लिए कर रहे थे। तो उस समय भारत जो है अंग्रेजों की कॉलोनी थी, यानी उपनिवेश था। और उसके बाद बच्चों एक और शब्द लिखा हुआ है उपनिवेशवाद, उसी से जुड़ा हुआ है बच्चों कॉलोनियलिज्म, ठीक है। इसमें एक शक्तिशाली देश जो है वो कमजोर देश पर शासन करता है। इस व्यवस्था का नाम हो गया उपनिवेश। तो उपनिवेश से ही जुड़ा हुआ है उपनिवेशवाद। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। और बच्चों एक और शब्द है, देखिए तानाशाह। इसकी अंग्रेजी होती है डिक्टेटर। तो जब किसी देश में कोई ऐसा राजा हो या कोई ऐसी सरकार हो जो कि मनमाने तरह से शासन करे, नियम कानूनों का उल्लंघन करके शासन करे, और प्रजा के कल्याण हित के लिए पर विशेष ध्यान ना दे, तो ऐसे राजा को हम लोग कहेंगे डिक्टेटर। जैसा अभी वर्तमान में हम लोग जैसा देखते हैं कि उत्तर कोरिया के जो शासक हैं वो तानाशाह की तरह शासन करते हैं। बच्चों इस पाठ को आगे बढ़ाने के क्रम में एक और नाम जो काफी महत्वपूर्ण है उसके बारे में आप जान लें। ये नाम है जेम्स मिल का। तो इनके द्वारा एक किताब लिखा गया था बच्चों, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जेम्स मिल कौन थे, क्या थे, उनके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। देखिए जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जेम्स मिल स्कॉटलैंड के इतिहासकार थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का ही एक पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। जेम्स मिल ने ही सबसे पहले भारत का इतिहास सन 1817 में लिखा था। कब लिखा था? 1817 में। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि 1817 में लगभग भारत पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार हो चुका था। बच्चों अभी चल रहा है सन 2020 और हम बात कर रहे हैं 1817 की, जबकि जेम्स मिल ने भारत का इतिहास लिखा था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो बच्चों जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है
ये वो जेम्स मिल की तस्वीर है। तो इन जेम्स मिल ने क्या लिखा था भारत के इतिहास में, वो हमारे लिए गर्व की बात है कि तकलीफ की बात है, इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। बच्चों आगे देखिए, मिल को साम्राज्यवादी इतिहासकार माना जाता है। साम्राज्यवादी का मतलब क्या कि अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति थी, अंग्रेज जो है लगातार जो है अपने ताकत के बल पे दूसरे देशों को जीतते जा रहे थे और उसको जस्टिफाई भी कर रहा था ये इतिहासकार कि हाँ ये सही है, अंग्रेजों के द्वारा जो साम्राज्यवादी नीति अपनाई जा रही है वह सही है। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार इनको माना जाता है। और बच्चों ये भी जान लीजिए कि जो जेम्स मिल भारत का इतिहास लिखे हैं वो आज तक कभी भारत नहीं आए। तो आप लोगों को सुनकर थोड़ी हंसी भी आएगी कि जो व्यक्ति कभी भारत आए नहीं वो भारत का इतिहास लिखे कैसे। तो बच्चों ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर्स भारत आते थे और उस समय की किताबों में जो कुछ छपा हुआ होता था, उस समय के अखबारों में जो कुछ छपा होता था, उसी का रेफरेंस लेते हुए जेम्स मिल ने भारत का इतिहास लिख दिया। तो बच्चों अब जेम्स मिल के बारे में यही कहा जाएगा कि जेम्स मिल ने जो कुछ भी लिखा वह एक पक्षीय है, ठीक है। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जेम्स मिल ने जो इतिहास लिखा उसमें भारत का इतिहास को सीधे 3 कालखंडों में बांट दिया। कितने कालखंडों में? हाँ, 3 कालखंडों में, ठीक है। और बच्चों वो 3 कालखंड क्या थे? एक था हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल, ठीक है। तो यदि आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए बच्चों तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम जाति या धर्म के नाम पे कालखंडों को बांट दें कि ये वर्ष जो हैं वो हिंदुओं के वर्ष थे, ये कालखंड जो हैं वो हिंदुओं का था और इतने साल या इतनी शताब्दियां जो हैं वो मुस्लिम काल मानी जाएंगी और उसके बाद का काल ब्रिटिश काल माना जाएगा। तो ये थोड़ा उचित नहीं लगता आज के दृष्टिकोण से। तो चलिए ठीक है, जो कुछ भी हो, लेकिन भारत का पहला इतिहास लिखने वाले व्यक्ति तो जेम्स मिल ही थे और इस किताब को लिखने में इनको 12 वर्ष लगे थे बच्चों। और ये भी बता दूं बच्चों कि ये किताब कुल 8 वॉल्यूम में है। कितने वॉल्यूम में है? 8 वॉल्यूम में, मतलब ये बहुत लंबी चौड़ी किताब है, इसीलिए तो इसको लिखने में 12 साल लगे। और पूर्ण रूपेण ये जो पुस्तक है ये वह उपनिवेशवादी सोच को मान्यता देती है, यानी कि अंग्रेजों ने जो भारत पर बलात् अधिकार किया और यहाँ के संसाधनों का अपने देश के हित में जो उपयोग किया उसको किसी न किसी रूप में जेम्स मिल ने जस्टिफाई करने का प्रयास किया। और एक बात और बता दूं बच्चों कि जेम्स मिल ने भारत की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के राजे महाराजाओं के द्वारा किए गए शासन को अच्छा शासन अपने इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। और यहाँ तक कि संस्कृत भाषा और साहित्य को लेकर भी इनकी टिप्पणी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। बच्चों आप स्क्रीन पे देखिए, ये है जेम्स मिल की लिखी हुई जो भारत का इतिहास की जो पुस्तक थी उसका ये फ्रंट पेज है। इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है जेम्स मिल द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉल्यूम 1 of 6, ठीक है। तो यही वो पुस्तक है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। तो बच्चों इतिहास जो समझाने और पढ़ाने के संदर्भ में जो मेरी खुद की सोच ये है कि आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, साथ में अपनी पाठ्य पुस्तक को भी खोल कर रखना है। तो चलिए आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और पेज नंबर 5 में आप उसके आपका दाहिनी ओर का जो पेज है पेज नंबर 5, उसमें सबसे नीचे की ओर चले जाइए। जो खंड लिखा हुआ है कैसे तय की जाती है अवधियां, वहां पे आपको जाना है, देखना है और पढ़ना है। तो चलिए वहां देखा जाए कि क्या क्या लिखा हुआ है।
तो वहाँ लिखा हुआ है बच्चों, इतिहास में बड़े बड़े कालखंडों की घटनाएं दर्ज होती है। इन कालखंडों के निर्धारण पर ज़्यादातर इतिहासकारों की सहमति भी मिल चुकी है। तो बच्चों मैं बात कर रहा था कालखंड की। अब कालखंड को आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि बच्चों हम लोगों ने 7वीं कक्षा में पढ़ा था, मुगल डायनेस्टी के संदर्भ में हम लोग पढ़े थे। तो मुगलों का राज 1526 में शुरू हुआ। तो 1526 में बाबर के आने के साथ ही मुगल राजवंश की शुरुआत हम लोग मानते हैं। तो उस समय से लेकर उसके आगे जो भी राजा हुए, चाहे वो हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, है ना, और 1705 में औरंगजेब की मृत्यु तक का जो समय है, हालांकि उसके बाद भी मुगल राजे दिल्ली पर राज करते रहे, लेकिन जो सबसे शानदार समय था मुगलों का, तो ये लगभग 300 साल का समय था। तो उसको हम एक कालखंड का नाम दे सकते हैं। तो इतिहास में कालखंडों की बात अधिक होती है बच्चों। किसी एक राजा के शासन को लेकर यदि हम काफ़ी विस्तृत में जाएं तो इतना लंबा इतिहास पढ़ाना और पढ़ना उतना सहज नहीं होता है। तो हम लोग इतिहास को जो है वो कालखंडों में बांट के ही पढ़ाई करते हैं। इन कालखंडों के निर्धारण पर ज़्यादातर इतिहासकारों की सहमति भी मिल चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कालखंड में बांट बांट कर जो पढ़ाई की जाती है, अध्ययन किया जाता है, तो ज़्यादातर इतिहासकार जो हैं इस पे सहमत हैं कि हाँ ये तरीका सही है। इतिहास को कालखंडों में विभाजित करने से हमें इसके केंद्रीय तत्वों को समझने में आसानी होती है। तो जब हम लोग कालखंड में बांट देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम मुगल कालखंड की जब हम लोग बात करेंगे, तो मुगलों के काल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो लगभग सभी राजाओं के समय में, मुगल राजवंश से संबंधित सभी राजाओं के संबंध में लगभग एक जैसी थी। उनकी शासन व्यवस्था में क्या कुछ समानता थी, तो उसका जो केंद्रीय तत्व होता है वो समझना आसान हो जाता है। इसलिए इतिहास को किसी प्रवृत्ति व लक्षण के आधार पर छोटे छोटे कालखंडों में बांटा जाता है। ये लक्षण कुछ विशेषताओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इनमें एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए परिवर्तनों के बारे में जानकारी भी मिलती है। बच्चों पंक्ति दर पंक्ति आप एकदम ध्यान से देखिए कि जो कुछ स्क्रीन पे है और जो आपके बुक पे है उसमें समानता है या नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। सब 5वें नंबर पेज की जो सबसे अंतिम पंक्ति है वहाँ चलिए। जेम्स मिल का मानना था। अब देखिए, जेम्स मिल के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जेम्स मिल की सोच क्या थी। वो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे और अपने देश के संदर्भ में तो बेहतर सोचते थे, लेकिन भारत के संदर्भ में उनकी सोच बहुत बेहतर नहीं थी। तो बच्चों उन्होंने जो लिखा है उसको टेक्स्ट बुक में किस प्रकार दर्ज किया गया देखिए। जेम्स मिल का मानना था कि सभ्यता के मामले में सभी एशियाई देश यूरोप से पिछड़े हैं। बच्चों एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जेम्स मिल के संदर्भ में कोई नकारात्मक भावना आप में लाने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास को थोड़ा न्यूट्रल होकर ही समझना चाहिए और जो कुछ किताबों में लिखी हुई है उसको ले करके बहुत ज़्यादा नकारात्मक भाव मनुष्य में नहीं आना चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है बच्चों वो ये है कि जेम्स मिल ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा। इसके पहले भारत का कोई ऐसा इतिहास नहीं लिखा गया था। तो जेम्स मिल का क्या सोचना था कि उनका यह सोचना था कि अंग्रेजों की सहायता के बिना संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? इस तथ्य को बच्चों एक बार फिर से सुन लीजिए कि जेम्स मिल का मानना था कि सभ्यता के मामले में सभी एशियाई देश यूरोप से पिछड़े हैं। सभी एशियाई देश मतलब भारत जैसा देश भी, चीन जैसा देश भी, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाहे जितने भी एशियाई देश हैं, अरब देश हैं, ईरान है, वो सारे देश जो हैं यूरोप से
पिछड़े हुए हैं। उनकी धारणा थी कि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का शासन था। बच्चों, अभी अभी आप लोगों को हमने बताया कि तानाशाह क्या होते हैं। तानाशाह का मतलब ऐसा राजा जो कि मनमानी करे और प्रजा के हित का ध्यान नहीं रखे और शासन करे। तो जेम्स मिल का यह कहना था कि अंग्रेजों के आगमन से पहले, मतलब अंग्रेज भारत में जब नहीं आए थे, उस समय यहाँ जो भी हिंदू और मुस्लिम राजा थे वे तानाशाह थे। यह कहना किसका है? यह कहना है जेम्स मिल का। ठीक है, हम इससे सहमत हैं या नहीं हैं यह अलग बात है, लेकिन ऐसा कहना था जेम्स मिल का। आगे देखिए, समाज में धार्मिक टकराव, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों की भरमार थी। जेम्स मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारत के लिए बढ़िया है, अच्छा है। ये जस्टिफाई कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं जेम्स मिल। जेम्स मिल कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के भारत आने के पहले भारत में हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का शासन था, धार्मिक टकराव था, जातिगत बंधन थे और अंधविश्वास थी। तो ये सारा कुछ जो है वो दूर हो सकता है। कैसे? यदि यहाँ पर इस देश पर ब्रिटिश शासन चलता रहे तो। बच्चों आगे देखिए, इसके लिए आवश्यक था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल का सुझाव था कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों को अधिकार जमा लेना चाहिए। लीजिए, मिल का क्या सुझाव था कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों को अधिकार जमा लेना चाहिए। ये एक इतिहासकार लिख रहे हैं भारत के संदर्भ में, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। ठीक है, आगे सुनिए। उनका मानना था कि अंग्रेजों की सहायता के बिना यह संभव नहीं है। तो बच्चों, यही है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। अब आप लोग समझ गए होंगे, आठवीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि यही होता है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, कि कोई सत्ता, कोई राजा, कोई सरकार जब अपने आप को प्रबल समझने लगे, वो समझने लगे कि हमारी सोच ही सबसे बेहतर है, सबसे बढ़िया है और दूसरी सभ्यता में ऐसी कोई बात नहीं है, तो यही सोच होती है साम्राज्यवादी सोच या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। इतिहास लेखन की यह धारणा इस तथ्य पर आधारित थी कि अंग्रेजी शासन भौतिक प्रगति और सभ्यता का प्रतीक है। बच्चों, इतिहास लेखन की यह जो धारणा है इस तथ्य पर आधारित और सभ्यता का प्रतीक है। ब्रिटिश शासन से पहले का युग अंधकारमय था। तो आपको क्या लगता है, यह धारणा सही है? तो पाठ्यपुस्तक में भी यही कुछ लिखा हुआ है कि क्या इस प्रकार की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? अब हम आप ही पे छोड़ देते हैं कि क्या आपको ये धारणा सही लग रही है, जिस धारणा को जेम्स मिल लेकर आगे चलना चाहते थे? आप इस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि क्या यह धारणा सही है। बच्चों, इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर के रूप में बताया जा सकता है। क्या हिंदू दौर में मुसलमानों का और मुस्लिम दौर में हिंदुओं का अस्तित्व नहीं था? क्या इन दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को सिर्फ उस समय के शासकों के धर्म के अनुसार तय करने की क्या आवश्यकता है? बच्चों, ये साधारण समझ की बात है। हमें सोचना होगा कि जब भारत में मुस्लिम राजाओं का शासन था तो क्या हिंदू धर्म इस देश में नहीं था? निश्चित रूप से था। तो इस प्रकार से हम ये कह दें कि इतिहास में तीन कालखंड हैं, एक हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। तो जेम्स मिल की जो ये धारणा है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसको हम लोग सामान्य रूप से नहीं स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है।
बच्चों टेक्स्ट बुक के ठीक पेज नंबर 6 के मध्य भाग में आप आ जाइए। देखिए जहाँ पे चिन्हित है वहाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या इन दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? चलते थे। किसी युग को सिर्फ उस समय के शासकों के धर्म के अनुसार तय करने की क्या आवश्यकता है? ऐतिहासिक तथ्य यह है कि प्राचीन भारत के सभी शासकों का धर्म कभी एक नहीं रहा। किसी ने सनातन धर्म की पद्धति को स्वीकारा तो किसी ने महात्मा बुद्ध की नीतियों को अपनाया, तो किसी ने महावीर के जैन धर्म के संदेशों का अनुपालन किया। बच्चों आप थोड़ा विचार कीजिए कि जैसा हम लोग छठी कक्षा में क्लास 6 में हम लोग जैसा पढ़े थे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो अभी जैसा जेम्स मिल कह रहे हैं कि हिंदू काल, तो हिंदू काल में भी तो यदि देखा जाए तो धर्म के कई रूप थे। उस समय बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था और उसी तरह से सनातन हिंदू धर्म भी था। तो ये जो जस्टिफिकेशन है वो सही नहीं लगता है। तो बच्चों अब आपके मन में होगा तो फिर सही क्या है? जब जेम्स मिल का कथन गलत है तो फिर सही क्या है? तो बच्चों अब सही क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप पेज नंबर 6 के जो अंतिम पैराग्राफ में है वहाँ पे आप चलिए और देखिए कि क्या कुछ लिखा हुआ है। बहुत सार्थक बातें वहाँ लिखी हुई है। हर छात्र को पंक्ति दर पंक्ति उसको पढ़ना चाहिए। बच्चों देखिए ध्यान से, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को दरकिनार कर बहुत से इतिहासकार भारतीय इतिहास को सामान्यतः प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटते हैं। तो बच्चों देखिए ये बंटवारा अच्छा हुआ। हम ऐसा कहें कि प्राचीन काल का इतिहास, फिर हम कहें मध्यकाल का इतिहास और फिर हम कहें आधुनिक काल का इतिहास, तो ये कुछ बेहतर कालखंड में बांटने की व्यवस्था कही जा सकती है। ठीक है, इसमें भी आगे देखिए क्या लिखा है। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को कालखंडों में बांटने का तरीका भी पश्चिम की देन है। पश्चिम की देन का मतलब क्या हुआ कि जैसा अंग्रेज जिस तरह से इतिहास लिखते हैं वही तरीका है ये भी। पश्चिम में आधुनिक काल को लोकतंत्र, विज्ञान, तर्क, मुक्ति और समानता का युग माना जाता है। तो बच्चों इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आधुनिक काल का मतलब क्या। तो आधुनिक काल का मतलब ये हुआ कि जब देश में लोकतंत्र की व्यवस्था आ गई हो, ज्ञान विज्ञान को खूब महत्व दिया जा रहा हो और आडंबरों के स्थान पर तर्क को प्रधानता दी जा रही हो, समानता का भाव आ रहा हो, जाति व्यवस्था से लोग मुक्त हो रहे हों, तो ये सारा कुछ जो है वो आधुनिक काल का लक्षण माना गया है। ठीक है, आगे देखिए, जिसमें आधुनिकता की ताकतों का तेजी से विकास हो रहा है। मध्यकालीन समाज के बारे में यह धारणा थी कि आधुनिक समाज की इन विशेषताओं का वहाँ घोर अभाव था। मतलब मध्यकाल में क्या था? मध्यकाल में यह था कि शासन प्रशासन सही नहीं था, जाति भेद का जो भेदभाव था वो बहुत ज़्यादा था और धर्म के मामले में भी बहुत दूरियां बरती जाती थी। तो ये सब कुछ जो था वो मध्यकाल का लक्षण माना जाता है। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे स्वीकार कर सकते हैं? तो बच्चों अब जरा सोचकर देखिए कि हम किसे कहें आधुनिक काल। क्या अंग्रेजों के का जो कालखंड था उसको हम आधुनिक काल मान लें? भारत के संदर्भ में यदि हम अंग्रेजों के शासन के समय को यदि हम आधुनिक काल मान लें तो क्या वो सही है? बच्चों यह जानिए कि अंग्रेजों के 200 साल के शासन में भारत में गरीबी बढ़ी और यदि देखा जाए तो भारत अभाव के दौर से गुजरा और इस समय जो भारत की जो तरक्की जो हुई वो कोई बेहतर नहीं कही जा सकती है। हाँ, अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारा ऐसा काम किया गया, जैसे रेल लाइनें बिछाई गई, पूरे देश में
रेलगाड़ियां चलने लगी, ये सब कुछ कुछ विकास का काम यहाँ दिखा है, लेकिन कुल मिलाकर जो है भारतीयों की स्थिति इस दौर में कोई बहुत अच्छी नहीं हुई। अच्छा, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के समय में जो है वो 100% भारतीय जो है शिक्षित हो गए, ऐसा भी नहीं। इसके लिए अंग्रेजों के द्वारा कोई ऐसी योजना भी नहीं चलाई गई कि भारत के सभी लोग शिक्षित हो जाएं, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अंग्रेजों का जो शासन था वो साम्राज्यवादी सोच का शासन था। वो तो भारत में लगातार शासन करना चाहते थे, वो भारत को मुक्त नहीं करना चाहते थे, वो भारत को आजाद करना नहीं चाहते थे। बच्चों, पाठ की शुरुआत के क्रम में ही हमने कहा था कि मैं 2 बातों पर चर्चा करूंगा। पहला कि कैसे तय की जाती है अवधियां, और दूसरा कि औपनिवेशिकता क्या है। तो आप यहाँ पे अब आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि उपनिवेश किसे कहेंगे, उपनिवेशवाद क्या है। तो बच्चों, जेम्स मिल के द्वारा जो इतिहास लिखा गया, तो सच पूछिए तो इसको हम यही कहेंगे, तो बच्चों हम इसको यही कहेंगे कि वो जिसको वो ब्रिटिश युग कह रहे हैं ना, जेम्स मिल जिसको ब्रिटिश युग कह रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे औपनिवेशिक युग। ठीक है, औपनिवेशिक युग यानी कॉलोनियल एरा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने साल तक, जितने वर्षों तक, यानी लगभग 200 वर्षों तक भारत पर अंग्रेजों का अधिकार रहा, वो यहाँ के संसाधनों को लूटते रहे, यहाँ के संसाधनों का अपने देश के हित में उपयोग करते रहे, और ये सारा कुछ भारत के धन बल से करते रहे। तो ये हुआ औपनिवेशिक युग, ना कि ब्रिटिश युग। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखिए पेज नंबर 6 की अंतिम पंक्ति पे आपको ध्यान देना होगा। ज्यादातर इतिहासकार ब्रिटिश शासन के दौर को औपनिवेशिक युग कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब लगभग हम लोग इस वीडियो क्रमांक 4 की अब हम लोग समाप्ति करते हैं, और 1-2 प्रश्न जो इसमें महत्वपूर्ण है उसको आपको याद रखना है कि जेम्स मिल कौन थे। तो